नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। कौन जीता, कौन हारा, ये सब क्लियर हो गया है। हालांकि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। आज हम बात करेंगे मेरठ और मुजफ्फरनगर की, क्योंकि अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मेरठ और मुजफ्फरनगर की राजनीति अहम है। मेरठ इसलिए भी अहम है क्योंकि मेरठ में क्षेत्रीय कार्यालय है। लंबे समय यहाँ बीजेपी का क्षेत्रीय कार्यालय है, यहाँ आरएसएस का भी क्षेत्रीय कार्यालय है और जो मेरठ का परसेप्शन जो क्रिएट होता है वो पूरे वेस्ट यूपी को प्रभावित करता है। हालांकि भाजपा ने सिर्फ इसलिए कि मेरठ का मतलब क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय है और यहाँ इसलिए भारी भरकम टीम, क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय की टीम बैठती है। तमाम पूरे वेस्ट यूपी के भाजपा के नेताओं का लगातार आवागमन होता है पार्टी कार्यालय में। और अगर मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ में सबसे ज़्यादा यहाँ राज्यसभा सांसद, सबसे ज़्यादा यहाँ एमएलसी, सबसे ज़्यादा यहाँ मंत्री, सबसे ज़्यादा यहाँ राज्य मंत्री और सबसे ज़्यादा तमाम बीजेपी के कद्दावर नेताओं का यहाँ रहना भी होता है। अब मैं छोटी सी बात मुजफ्फरनगर की करूँगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर में लगातार 10 साल मतलब 2 बार लगातार डॉक्टर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से सांसद बने। इस बार जब सांसद का चुनाव वो हारे तो एकाएक दो सरदाना के पूर्व विधायक संगीत सोम और पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान के बीच में कोल्ड वार छिड़ गई। किसने किसे हराया इसको लेकर चर्चा हुई लगातार और ये पूरे देश में सुर्खियों का केंद्र भी रहा, क्योंकि पूरे देश में ये माना गया जो दोनों के बीच में वाकई चला कि कहीं ना कहीं डॉक्टर संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच में कहीं ना कहीं खटास था। लेकिन मैं एक बात साफ करूँगा, जिसका घर सुरक्षित नहीं होता वो बाहर कुछ नहीं कर सकता। अब मैं शुरुआत मुजफ्फरनगर से करता हूँ, फिर मेरठ की ओर आता हूँ और मैं इसमें जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री जी हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनसे भी एक बार मेरी गुजारिश रहेगी कि वो भी एक बार मेरठ और मुजफ्फरनगर पे एक बार समीक्षा जरूर करें कि इतनी भारी भरकम टीम क्या सिर्फ इसलिए है कि वो सड़कों पे उनके वोटरों के सायरन की आवाज़ बजती रहेगी, 10-10, 20-20 गाड़ियों का काफिला चलता रहेगा? क्या इसलिए कि उनकी शान शौकत बढ़ रही है इसलिए मंत्री बनाया है, या इसलिए बनाया है कि कुछ काम करें? आज हम काम के रिजल्ट की बात करेंगे और मैं बेबाकी से ये बात कहूँगा, ये अलग बात है कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मेरी बात सच्ची होगी, बहुत सारे लोगों को अच्छी भी लगेगी। अगर अब मैं मुजफ्फरनगर की बात करता हूँ, चूँकि मुजफ्फरनगर में माना जाता है कि बुढ़ाना और चरथावल, जहाँ पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर संजीव बालियान का अपना गाँव है, वो बॉर्डर पे है। इधर चरथावल विधानसभा शुरू होती है और उनके गांव से निकलकर इधर बुढ़ाना विधानसभा शुरू होती है। तो मेरा उनके लिए भी ये सवाल है कि वो 10 साल केंद्र में मंत्री रहे और 10 साल में वो अगर 2014 को हम छोड़ दें तो 2019 में वो अपनी विधानसभा नहीं जीत पाए, 2019 में नहीं जीत पाए, 2024 में अपनी विधानसभा नहीं जीत पाए। कितना बेहतर काम किया होगा, उनके पास टीम कैसी है, जबकि 2019 में लोकदल का गठबंधन नहीं था, लोकदल अलग चुनाव लड़ी, भाजपा अलग चुनाव लड़ी। अगर हम 2024 की बात करें तो यहाँ लोकदल का गठबंधन था, बावजूद इसके डॉक्टर संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए, अपने बराबर की चरथावल विधानसभा नहीं बचा पाए। जब हम मुजफ्फरनगर शहर सीट की बात करते हैं, जिस सीट को डॉक्टर संजीव बालियान 2019 में 32,000 वोट से जीतते हैं, वहाँ इस बार मात्र 800 वोट से जीतते हैं, मतलब 31,000 वोट का भारी नुकसान होता है। जिस खतौली विधानसभा में 2019 में वो 13,500 वोट से जीतते हैं, इस बार जीत का अंतर मात्र 3,500 होता है। जब सरदने की बात करते हैं तो सरदने में जिस सीट को 2019 में वो 71 वोट से जीतते हैं, इस बार वो मात्र 45 वोट से उल्टे हार जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन्हें भी मनन करना पड़ेगा कि उन्होंने कितना काम किया, जो अपने घर की विधानसभा सीटों को वो नहीं बचा पाए, वहां से जीत नहीं पाए 2 बार से। अब मैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर में अगर हम बात करें तो वहाँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अगर जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो वो बीजेपी के हैं, शहर की अगर बात करें म्यूनिसिपैलिटी की तो गौरव स्वरूप वो बीजेपी के हैं, अगर मंत्री की बात करें तो वहाँ कपिल अग्रवाल भाजपा के मंत्री भी हैं। अब मैं मेरठ की बात करता हूँ, मैं मेरठ की बात करूँ, एक बार तमाम सिलसिलेवार मैं बताना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ सांसदों की बात करूँ, हालांकि विजयपाल तोमर राज्यसभा सांसद मेरठ से हैं, कांता कर्दम जी भी मेरठ से राज्यसभा सांसद हैं, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष, वो भी मेरठ से, वो भी राज्यसभा के सदस्य हैं। हालांकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी झारखंड के प्रभारी बनाए गए, विजयपाल तोमर जी को उड़ीसा का बनाया गया, इसलिए वो वहाँ भी अस्तर है, मैं उनकी बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं उनकी बात करूँ तो यहाँ 2 मंत्री हैं, हस्तिनापुर से विधायक दिनेश कटीक यहाँ राज्य मंत्री हैं, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर मेरठ दक्षिण से विधायक रहे, वो यहाँ ऊर्जा राज्य मंत्री हैं,
इसके अलावा अगर आप राज्य मंत्री की बात करूं, जो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है, चौधरी यशवीर सिंह यहाँ राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है। अगर मैं संजीव कुमार सिक्का की बात करूं तो ये भी राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। अगर मैं मेयर की बात करूं तो मेरठ में मेयर भाजपा के हरिकांत अहलुवालिया हैं। अगर मैं जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करूं तो मेरठ में गौरव चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अगर मैं हापुड़ की बात करूं तो वहाँ म्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन बीजेपी के हैं। अगर मैं जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करूं तो वो बीजेपी के हैं। इसीलिए अगर मैं एमएलसी की बात करूं तो डॉक्टर सरोजिनी अग्रवाल मेरठ से बीजेपी के एमएलसी है। धर्मेंद्र भारद्वाज मेरठ से बीजेपी के एमएलसी हैं। अश्विनी त्यागी जी यहाँ मेरठ से एमएलसी हैं। हालांकि अश्विनी त्यागी जी की ड्यूटी प्रधानमंत्री जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बनारस में लगी हुई तो वो वहाँ व्यस्त थे। इसके अलावा अगर मैं सांसद की बात करूँ तो अब तक यहाँ चूँकि 3 बार से डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल जी यहाँ लगातार 3 बार से सांसद हैं। एक इतनी लंबी फौज है कि अगर मैं अब सिलसिलेवार बात करूँ तो चूँकि इस बार करो या मरो की स्थिति बीजेपी के पास थी और मेरठ की मैं स्थिति बता दूं कि रामायण धारावाहिक के जो किरदार भगवान राम के किरदार में थे अरुण गोविल जी, वो मेरठ से चुनाव लड़े। बहुत भरकम और बड़ी उनकी पर्सनैलिटी है, वो बहुत फेमस है। फेमस होने के बावजूद वो मेरठ जैसी सीट से हारते हारते बचे हैं। हालांकि 10,000 वोट से जीते। तो मुझे लगता है कि जितनी जम्बो यहाँ टीम है मेरठ में, जितने यहाँ मंत्री हैं, जितने यहाँ सांसद हैं, जितने यहाँ एमएलसी हैं, जितने विधायक हैं और टोटल चाहे म्यूनिसिपलिटी हो चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, सब पे बीजेपी का अपना वर्चस्व है। अगर ये सब होने के बाद भी 10,000 सीट से वो जीतते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में खेमाबंदी है या बीजेपी के जो वरिष्ठ लोग हैं उनका कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच मंथन नहीं हुआ, संवाद नहीं हुआ। और इस 10,000 की जीत का मतलब कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। इसका मतलब माना जाए कि इतनी बड़ी टीम चुनाव लड़ा रही है तो इसका मतलब वो जीत के भी हारे हुए प्रत्याशी हैं। जहां तक कार्यकर्ताओं की बात है तो अभी 2 दिन पहले समीक्षा हुई है हार के कारणों में। कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पे जो समीक्षा करने आए यहाँ पूर्वांचल से जो एमएलसी आए जिनको भेजा गया पार्टी के सामने बेखौफ होकर कार्यकर्ताओं ने मंत्री और सांसदों को से खूब नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि उनके काम नहीं होते और बाकी सब लोगों के काम होते हैं। जहाँ तक प्रशासनिक मशीनरी की बात है, पुलिस मशीनरी की बात है, तो उनका मानना है कि टोटल भ्रष्टाचार चरम पे है। कोई किसी कार्यकर्ता की बात सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि वो उनके मन का दर्द था, उन्होंने बताया। लेकिन अब मैं धरातल की बात पर आता हूँ और ये मुझे इसलिए कहना पड़ेगा कि सच्चाई हमेशा बोलनी चाहिए। अब मैं मेरठ की बात करता हूँ। मुजफ्फरनगर की मैंने बताया कि मुजफ्फरनगर में क्या स्थिति है। अब मैं मेरठ की बात करूँगा क्योंकि मेरठ में कैंट विधानसभा को भाजपा की छपरोली कहा जाता है। तो यहाँ जो विधायक होता है वो कोई विधायक की मेहरबानी नहीं होती कि वो अपने बल पर जीतते हैं। क्योंकि यहाँ बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है, इसलिए जो भी बीजेपी जिसे टिकट देती है वो जीत जाते हैं। तो यहाँ जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, अगर मैं 2019 के डाटा की बात करूं तो 2019 में कैंट विधानसभा से 1,18,000 वोटों की लीड थी। लेकिन वो लीड इस बार घट के मात्र 96,000 रह गई। मतलब कम से कम 22-23 हज़ार वोट कम पड़ा। और इसलिए चूंकि यहाँ किसी विधायक की मेहरबानी नहीं होती कैंट में। यहाँ लोगों, क्योंकि लोग भाजपा विचारधारा के लोग हैं, वो अपने आप खुद वोट डालते हैं। इसमें कोई ये कहे कि यहाँ वो विधायक उन्होंने काम कर दिया, तो विधायक तो इसलिए काम नहीं किया क्योंकि 2019 के मुकाबले बाकायदा 26 से 27 हज़ार वोट कम पड़े हैं भाजपा को। दूसरा अगर मैं बात करूँ मेरठ शहर की, मेरठ शहर में की अगर बात करूँ तो मेरठ शहर में बीजेपी लगभग, क्योंकि यहाँ अगर मैं मेरठ की बात करूँ तो मेरठ शहर में इस बार 2024 के चुनाव में 1,93,038 वोट टोटल पड़े हैं, जिसमें भाजपा को यहाँ 75,374 वोट मिले हैं। जबकि जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी थे उन्हें 1,13,289 वोट पड़े हैं। मतलब यहाँ इंडिया अलायंस से बीजेपी 37,915 वोट से हार के चली है। अब मैं बात करूँ मेरठ दक्षिण की। मेरठ दक्षिण में डॉक्टर सौमित्र तोमर विधायक हैं और वो उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री भी हैं। यहाँ 2,85,695 टोटल वोट पड़े हैं, जो बीजेपी को 1,19,861 वोट मिले हैं। अगर मैं इंडिया अलायंस सपा की बात करूँ तो उन्हें 1,49,354 लगभग 1.5 लाख वोट पड़ा है। तो यहाँ बीजेपी को कम से कम 28,000 वोट का नुकसान हुआ है। 28,000 वोट से यहाँ मेरठ दक्षिण में बीजेपी से हारी है, जहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। अब मैं बात करूँ किठौर की, तो चूंकि किठौर में हालांकि विधायक नहीं है, लेकिन किठौर से पूर्व विधायक हैं, पूरी टीम है वहाँ किठौर में। वहाँ 2,28,238 टोटल वोट पड़े, जिसमें बीजेपी को वहाँ 93,578 वोट मिले, जबकि इंडिया अलायंस को 1,10,315 वोट पड़े। अगर मैं हार के अंदर की बात करूँ तो 16,737 वोट से यहाँ बीजेपी हारी है। अगर मैं बात करूँ हापुड़ की, हापुड़ विधानसभा की, तो चूँकि हापुड़ दूसरा जिला है
एक विधानसभा हापुड़ की इस लोकसभा में आती है, मेरठ दक्षिण लोकसभा में। यहाँ जो विधायक हैं वो विजयपाल आरती बीजेपी के विधायक हैं। यहाँ नगर पालिका के चेयरमैन बीजेपी के हैं। यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो भी बीजेपी के हैं। लेकिन जब चुनाव 2024 का हुआ लोकसभा का, तो यहाँ 2,27,011 टोटल वोट पड़े, जिसमें बीजेपी को 93,650 वोट पड़ी। अगर मैं सपा कांग्रेस की बात करूं तो 1,05,272 वोट पड़े। यहाँ भी बीजेपी को लगभग 11,000 वोट का नुकसान झेलना पड़ा। मेरा सवाल इस बात का है कि बीजेपी के पास इतनी भारी भरकम टीम है, म्यूनिसिपलिटी बीजेपी के पास है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बीजेपी के पास है, राज्य मंत्री बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा है। मेरठ में क्षेत्रीय कार्यालय है, यहाँ आरएसएस का क्षेत्रीय कार्यालय है, यहाँ दो प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री हैं, यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय भी है, तमाम लोगों का आवागमन होता है। मेरठ मुजफ्फरनगर में यह अलग बात है कि हार के बाद एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए कहीं ना कहीं वे जिम्मेदार लोग हैं जिनको भाजपा ने ताकत दी है, जो विधायक बनने के बाद में या और दूसरे संवैधानिक पद पर बैठने के बाद में वो कितना काम कर रहे हैं, इसका अंदाजा इन रिजल्टों लग रहा है। आखिर जो मेरठ लोकसभा में जो 4 सीट हैं, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण, किठौर, हापुड़, आखिर इनमें भारी अंतर से बीजेपी हारी है। क्या ये हार का अंदर 2027 में बढ़ेगा? और इस हार के पीछे की वजह क्या यहाँ जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें भाजपा ने बुरी ताकत दे रखी, जिनके कंधों पे ये भार था कि जिताना है? अगर यहाँ से अरुण गोविल चुनाव न लड़ते तो मुझे लगता है कि अगर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी मात्र 10,000 से जीते हैं, तो मुझे लगता है अगर कोई और चुनाव लड़ता तो हार जाता। इतनी भारी भरकम टीम होने के बाद बीजेपी क्यों हारी? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या इस पर समीक्षा करेंगे कि इतनी भारी जम्मू टीम होने के बाद भी आखिर क्या वजह है कि मेरठ की विधानसभा लगातार हारी जा रही है? मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट हार गए क्योंकि वहां भी अपनी अपनी विधानसभा को बीजेपी के कद्दावर नेता बचा नहीं पाए, वहां से हार गए, हार का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कि इस पर मंथन जरूर करना चाहिए। अगर यही हाल रहा तो आने वाले 2027 के चुनाव में बीजेपी कैसे जीतेगी, बीजेपी के पास कौन सा आंकड़ा होगा? हमें लगता है कि अगर यही हाल रहा, संगठन स्तर पर कार्यकर्ताओं और विधायकों, संगठनों